आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का सेल चैप्टर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अभी कुछ ज़रूरी बातें हैं सेल के बारे में जो कि तुमने पढ़ भी रखी होंगी 9th 10th में, जैसे कि सेल इज़ बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। और सारे ऑर्गेनिज्म जो तुम देखते हो अपने आसपास वो सारे सेल के बने हुए होते हैं, जो कि दो तरह के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जैसे कि बैक्टीरिया जो कि पूरा एक सेल का बना हुआ होता है, और मल्टीसेलुलर जैसे कि ऑक्टोपस, और हम खुद भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब सेल की थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट डेड सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। इनकी कहानी भी तुमने सुनी होगी कि वो एक कोर्क में सेल निकालता है, फिर उसको ऑब्जर्व करता है, मतलब वो डेड सेल को डिस्कवर कर लेता है। अब फिर इनके बाद आते हैं एंटन वॉन लिविनोक, जिन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था। अब इसमें नाम भी ऐसे ही रहते हैं कि तुम इनको भूल जाओगे, मतलब क्या क्यों। अब इनके बाद भी एक और साइंटिस्ट आता है जिनका नाम रॉबर्ट ब्राउन था, जिन्होंने फर्स्ट न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। अब इसके बाद आती है सेल थ्योरी, जो कि मैथियास स्किल्डन ने दी थी, जो कि जर्मन बोटनिस्ट थे, जिन्होंने प्लांट्स के बारे में स्टडी की थी और बोला कि सारे प्लांट्स सेल के बने हुए हैं। फिर उसके बाद आए सिकवान और स्किल्डन, जो कि ब्रिटिश जियोलिस्ट थे, जिन्होंने दोनों पढ़े हैं, प्लांट और एनिमल, और दो बात बोली, एक तो एनिमल के लिए और एक प्लांट के लिए। एनिमल के लिए बोला कि वो सेल के बने हुए होते हैं और उनके ऊपर एक थिन सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जिनको आज की डेट में हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से बुलाते हैं। और प्लांट के लिए बोला कि वो सेल के तो बने हुए होते ही हैं और उनके ऊपर एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि उनकी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब सेल वॉल एनिमल में नहीं होती ना। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी था। अब इसका ड्रॉबैक ये था कि ये नहीं बता पा रही थी कि ये सेल आते कहाँ से, और ये क्वेश्चन रडोल्फ कार्ल विर्चो ने पूछा था 1855 में। अब इसका आंसर भी बाद में हमको मॉडर्न सेल थ्योरी से मिल गया था, जब बाद में 6 माइक्रोस्कोप आ गए थे ना, और बोला कि नए सेल पुराने वाले सेल से ही आते हैं, मतलब एक सेल 2 सेल में डिवाइड कर जाता है। अब इसके बाद कुछ सेल साइजेस हैं, इनको रट लो तुम। अब इसमें बस रटना ही है, जो समझाना होगा मैं तुमको समझा दूंगा। देख लो, पॉज करके आराम से याद कर लो। ऐसे ही अब सेल शेप्स, इनको भी याद कर लो। ठीक है, अब सेल 2 टाइप में और डिवाइड किए जा सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि अर्लियर में शुरुआत में जो भी सेल बने थे वो। और यूकैरियोटिक में यू का मतलब होता है न्यू और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, मतलब जो भी बाद में डेवलप हो गए थे ना, जैसे कि हमारा सेल जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन में। और भी कुछ बातें हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और ऑर्गेनेलीज में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। पर यूकैरियोटिक सेल इसका बिल्कुल उल्टा है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है और ऑर्गेनेलीज में भी मेम्ब्रेन होती है। और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई, प्रोकैरियोटिक किंगडम मोनेरा में आते हैं। तो अगर तुमको किंगडम के बारे में कुछ नहीं पता तो ये देखो, जिसमें मोनेरा तो आएगा प्रोकैरियोटिक में, और बाकी के प्रोटिस्ट, फंगाई, प्लांट, एनिमल, ये सब आएंगे यूकैरियोटिक में। अब बैक्टीरिया, इसकी भी कुछ शेप होती है, जैसे बेसिलस तो होता है रोड लाइक, केकस होता है स्पेरिकल, विब्रिया होता है कोमा शेप, और स्पिलम होता है स्पाइरल शेप। अब अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल को ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनेलीज। जैसे प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है पर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, और लार्ज वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट होता है और सेंट्रियोल प्रेजेंट होती है, और वैक्यूल्स ना के बराबर होते हैं, होते भी होते तो बहुत छोटे होते हैं। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में पढ़ेंगे। इनके पास सेल वॉल होती है और 2 तरह के डीएनए भी होते हैं, जीनोमिक डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए। जीनोमिक डीएनए तो मेन डीएनए होता है और प्लाज्मिड डीएनए यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक को कंटेन करता है। प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, जो कि फॉस्फेट, साइनोफिशियन, ग्लाइकोजन जैसे ग्रेन्यूल्स को मिला के बने होते हैं। अब आता है सेल एनवेलप।
सेल एनवेलप टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, जिसकी सबसे आउटर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिक्स, फिर उसके अंदर वाली को सेल वॉल और उसके अंदर वाली को सेल मेम्ब्रेन। देखो बैक्टीरिया दो तरह के और हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन। एक तो ग्राम पॉजिटिव जिनको कि अपन स्टेन कर सकते हैं आराम से, और एक है ग्राम नेगेटिव जिनको कि अपन स्टेन नहीं कर सकते। स्टेन मतलब कि वो आराम से दिख जाते हैं माइक्रोस्कोप से, ठीक है। अब इसके बाद आता है मीजोजोम। ये कुछ नहीं बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है और ये ऐसी दिखती है। अब ये भी 3 तरह की और होती है, वेसिकल, ट्यूबुलर और लेमिला। और ये कुछ ऐसे दिखते हैं, वेसिकल थोड़ा गोल सा और ट्यूबुलर थोड़ा ये लंबा है और लेमिला थोड़ा फ्लैट सा दिखता है। अब इसके कुछ फंक्शन हो रहे हैं, जैसे रेस्पिरेशन में मदद करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में भी मदद करता है और सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करता है और सेल सीक्रेशन में मदद करता है। बस तुमको ये याद रखना है मीजोजोम के बारे में। अब ऐसा ही कुछ एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्रोमेटोफोर। अब इनमें तुमको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये क्रोमेटोफोर ऐसा दिखता है और मीजोजोम कुछ ऐसा दिखता है। अब इसका तुमको एक एग्जांपल भी याद रखना है, साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब तुम ये बैक्टीरिया का डायग्राम देख लो। बायोम बस डायग्राम का ही खेल है, अगर तुम डायग्राम को समझ गए तो तुम उसके बेसिस पे थ्योरी भी आराम से लिख सकते हो। ये फ्लैजेला अभी तुमको दिख रही होगी जो कि बैक्टीरिया को मूव कराने में काम आती है, और ये फ्लैजेला सिर्फ मोटाइल बैक्टीरिया में मिलते हैं, नॉन मोटाइल में नहीं मिलते। बैक्टीरिया में 2 तरह की पिलाई होती है, एक तो शॉर्ट और एक लॉन्ग, और शॉर्ट को अपन फेमरी भी बुलाते हैं। फेमरी का काम ये होता है और लॉन्ग पिलाई का काम ये होता है। ये जस्ट मैं तुमको बता रहा हूँ, ये तुमको याद नहीं रखना, तुमको याद वो रखना है जो तुम्हारे काम का है। अब आती है सेल वॉल जो कि प्लांट में प्रेजेंट होती है, और ये नॉन लिविंग है, रिजिड है, परमिएबल है, और इसका मेन काम है सेल को शेप देना। और ये बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन को मिलाकर।